मित्रों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं एक ताज़ा तरीन मामले को लेकर के जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। एक ऐसा मामला जिसको हमारे खजुराहो के निवासी प्रसिद्ध योग चिकित्सक और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राघव पाठक जी की पीड़ा बहुत ही जायज़ है और जायज़ इसलिए है कि आखिर रीना ने अहमद को ही क्यों चिट्ठी लिखी या अहमद ने रीना को क्यों चिट्ठी लिखी। कोई और भी तो हो सकता था। आखिर यह सोची समझी राजनीति या कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं जो बच्चों के मन में भेद डाल करके आगे की कोई योजना हो। इन सभी मुद्दों को लेकर के खास तौर से आज हम बात करेंगे डॉक्टर राघव पाठक जी से। बहुत बहुत नमस्कार डॉक्टर राघव पाठक जी। पहली बात तो ये कि अभी तक यह विषय किसी की नज़र में क्यों नहीं आया, अचानक आप ही नज़र में कैसे आया? राजीव जी, कई बार कुछ चीज़ें परमात्मा की भी कृपा होती है। परमात्मा, हम लोग जो विश्वास करते हैं परमात्मा पर, बहुत सी चीज़ें बोलते हैं कि संज्ञान में क्यों नहीं आया। कौन सा पिता चाहता है कि उसकी बच्ची को गलत संदेश दिया जाए या उसके बच्चों को बरगलाया जाए या उसको इस प्रकार का संदेश दिया जाए जिसमें आपत्ति हो, जिसमें मर्यादा विहीन हो, मर्यादा ना हो। किसी मिठाई की आड़ में आपको अगर जहर परोसा जा रहा है तो उसके प्रति हर व्यक्ति को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसको परमात्मा की मैं कृपा मानता हूँ कि मेरी नज़र उस मुद्दे पर पड़ी, सतर्क रहता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। जो भी मुझे जानते हैं, आप जानते हैं, जो मुझसे परिचित हैं, ये सबको पता है कि डॉक्टर राघव पाठक या राघव जी सतर्क रहते हैं। मैं हर मुद्दे पर संवेदनशील रहता हूँ। अमूमन बच्चों का सिलेबस खंगालता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि मैं बच्चों का सिलेबस नहीं खंगाल पाया। अचानक से अभी उस दिन तर्पण पितृ पक्ष चल रहा है तो तर्पण के चलते मैं कुछ एक प्रवास पर नहीं गया, तो मौका मिला कि घर में रुकने का। उसी दौरान छोटे बच्चों में झगड़ा हुआ। छोटी बच्ची ने मंझली बच्ची की किताब को फाड़ दिया। तो मंझली बच्ची किताब लेकर के शिकायत करती है, पापा देखो छोटी गुड़िया ने पेज फाड़ दिया। तो क्या पेज फाड़ने के चक्कर में उसको डांट रहा था छोटी को, और उस किताब को देख रहा था। लाओ तो बेदू तुम्हारा, बच्ची का नाम लेते हुए कि लाओ तो बेटा तुम्हारा वो सिलेबस चेक करें, क्या है, क्या पढ़ रही तुम, इतना कटा पिटा है या ये ऐसा कैसे। जैसे ही मैं उसको देख रहा था, अचानक से नज़र मेरी पड़ी उस किताब के पन्ने पर जहाँ अहमद, ठीक है अहमद से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमने हामिद की चिमटा बचपन में अलगू शेख, जुम्मन शेख का सुना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसको ये आगे पढ़ा और आकर के नीचे जा करके देखा, सभी बड़ों को पढ़ान तुम्हारी रीना, वो चिट्ठी को जब पूरा संवाद पढ़ा तो उस चिट्ठी में कुछ एक तथ्य ऐसे समझ में आए कि, और फिर जब आए दिन हम लोग डेली देख रहे हैं लव जिहाद के प्रकरण, हिंदू बच्चियों के साथ जिस प्रकार से छल करके, षड्यंत्र करके, उनको गुमराह करके, उनकी मानसिकता को एक धर्म विशेष के प्रति डाइवर्ट करने का जो क्रम है, वो जो षड्यंत्र हमारे सामने डेली आ रहे हैं। कहाँ नहीं है कि डेली निकाल के देखिए, आज देश के कोने कोने में ऐसे षड्यंत्र सामने आ रहे हैं। अब तो ये है कि दानिश नाम से या अहमद नाम से बच्चियां सतर्क होने लगी तो उन्होंने नाम बदलना शुरू कर दिया। तो ये जो शिक्षा है एक धर्म विशेष के लड़के का नाम लिख करके और फिर तुम्हारी रीना की तरफ से पत्र लिखना आपत्तिजनक लगा। और ये कहीं ना कहीं मैं अपनी बच्ची को उस जगह पर रख करके देखा कि मेरी बच्ची अगर इस प्रकार की मानसिकता को पढ़ेगी और जाएगी तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर आएगा। देखो, एक अवेयर कॉर्नर आना किसी समाज के प्रति कोई बड़ी बात नहीं, उसको जानना समझना, भैया ये धर्म कैसा है, उस धर्म की अच्छाइयाँ क्या है, उस धर्म के प्रति, उस धर्म के मानने वाले लोग कौन है। कक्षा तीसरी में इस प्रकार का पत्र पढ़ाना अमूमन मुझे लगा उचित नहीं है। इस विषय को लेकर के अवेयर होने की और जागरूक होने की और जागरूक करने की जरूरत है। तो मैंने प्रश्न उठाया। एनसीईआरटी की इस किताब में जो आपने ये विषय देखा, आगे भी कोई ऐसे विषय थे जिसमें कई बार आती है ना बात कि सामाजिक समरसता और ये भेदभाव की बातें कई बार उठने लगती हैं कि हिंदू मुस्लिम, तो क्या उसको बैलेंस करने वाली भी कोई बात थी आगे? उसमें बैलेंस करने वाली बात, देखो, राइटर का जो तथ्य हो सकता है या क्या है, राइटर ने जिस तरीके से लिखा, लेकिन जब आप उस सिलेबस को जाएंगे तो उसमें बहुत बारीकी से अवलोकित करेंगे तो वहां पर तथ्य ये है कि कक्षा तीसरी के बच्चे को इस प्रकार का पत्र पढ़ाना कहाँ तक जायज है। मेरा प्रश्न मूल यही है। सही बात है। दूसरी बात यह है, एक धर्म विशेष का क्यों वहां उपयोग कर लिया, लड़की ही क्यों धर्म विशेष की। हमारे संदीप की तरफ से अहमद को पत्र लिखा जा सकता था, या रीना अपने भाई को भी लिख सकती थी। हाँ, रीना अपने भाई को, उसमें अहमद की जगह वो अपने संदीप भाई को लिख सकती। तो भाई, मैंने पहले बोला कि हमारे यहाँ बुआ को,
भाई को, दीदी को, बहन को पत्र लिखने की जो शैली होती थी, अमूमन हम लोगों को प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखना, किसी शिकायत को कैसे करना, शिकायत पत्र क्या होता है, आवेदन पत्र क्या होता है, रिश्तों में पत्राचार की व्यवस्था क्या होती है, वो सिखाना। यहाँ पर चिट्ठी की आड़ में जिस प्रकार का नैरेटिव यूज किया गया, ये जो नैरेटिव है वो खतरनाक है, वो पॉइजनस है, वो कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि इसके पीछे कोई सोची समझी स्ट्रेटजी तो नहीं है। मैं सिर्फ ये चिन्हित करना चाहता हूं, एनसीईआरटी से मेरा प्रश्न यही है, ये सिलेबस जिसने बनाया वो कौन लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है, उनको चिन्हित करने की जरूरत है। एनसीईआरटी की तरफ से वर्तमान में जो मैंने ईमेल लिखा, ईमेल पर मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है वो भी हास्यास्पद है। वो हास्यास्पद इसलिए, वो कह रहे हैं कि हमने ये सिलेबस तो बंद कर दिया है। कब का भैया सिलेबस बंद कर दिया? तो कब बंद किया? अभी सिलेबस जारी है, अभी हालिया आप चले जाइए, अभी तुरंत यहाँ से उठ करके किसी कक्षा 3 के विद्यालय में चले जाइए, वहां उठा करके देखिए, आसपास पुस्तक को खोलिए। लेकिन बंद कर देने से वो अपराध नहीं छिपेगा ना। अब मूल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि आपने बंद क्यों करना पड़ा और कब किया, बंद हो गया तो फिर क्यों चल रहा है, बनाया किसने? मेरा जो प्रश्न है, बनाया किसने, किस मानसिकता के साथ, उस मानसिकता को चिन्हित करने की जरूरत है। क्योंकि इस प्रकार की मानसिकता के पीछे क्या स्ट्रेटजी है, अगर आप उस व्यक्ति को चिन्हित नहीं करेंगे, अगर आप उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, तो यह समाज के लिए खतरनाक होगा। याद रखिएगा कि एक शब्द का प्रयोग आता है कई बार, मैं इस्लाम को बहुत खूबसूरत धर्म मानता हूं, क्योंकि इस्लाम के जिस पक्ष से मैं रूबरू हुआ, जिन लोगों से रूबरू हुआ, उनका इस्लाम को 4 सिद्धांत वहां पर बताए जाते हैं। मेहनत की करना, सत्य बोलना, तीसरी चीज गलत विचार ना रखना, और चौथी चीज कभी किसी को धोखा ना देना। ठीक है ना, ये 4 इस्लाम के सिद्धांत बताए जाते हैं। वर्तमान में एक नैरेटिव इस्लाम में और चल रहा है लव जिहाद के पीछे। देखो, शैतान ताकतें हर जगह हैं, सकारात्मक ताकतें अच्छी हर जगह है, लेकिन जब शैतान ताकतें सकारात्मक ताकतों पर हावी हो रही हों, तब प्रत्येक समाज को अवेयर रहने की जरूरत हो जाती है। जब खासतौर से हमारा देश इस एक आंधी में, लव जिहाद रूपी आंधी में चल रहा है, उस दौरान इस प्रकार का कंटेंट क्यों पढ़ाना? तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा में भी इस तरीके का जिहाद लाया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जब तक एनसीईआरटी उस शिक्षाविद को जिसने ये सिलेबस बनाया है चिन्हित करके उसका नाम उजागर नहीं करती, और उसका इंटरव्यू होना चाहिए, उसको बोलना चाहिए भैया उसने क्यों बनाया ये सिलेबस, वहां पर उसको ये तथ्य क्यों नहीं आया। क्योंकि बच्चों को जब हम शिक्षा दे रहे हैं, तब बच्चों की शिक्षा और सिलेबस को डिसाइड करते समय आपको समाज की चारों ओर की परिस्थिति से बाकायदा अवेयर होना चाहिए। बच्चे बहुत कोमल मन के होते हैं। क्या यही चिट्ठी सलमा श्याम को नहीं लिख सकती थी? मैं क्यों लिखे, सलमा श्याम को पत्र क्यों लिखे? फिर हम वही बात है कि आप सोचे कि आप तलवार से क्यों लिखना भाई सलमा को? नहीं, जब अगर जो लिखने वाले की बात कह रहा हूं मैं, हाँ, ये वहां कहीं ना कहीं हाँ, ये प्रश्न तो उठता है। प्रश्न बिल्कुल उठाना चाहिए उठाने वाले लोगों को कि हमारे समाज की लड़की ही उस समाज को क्यों लिखे, और क्यों करना। ये समाजों में जो विभेद की रास्ते है, आप अपने समाज का भला कीजिए, आप हमारे समाज के बच्चों की तरफ मत देखिए, आप हमारे समाज के बच्चों को बरगलाने की कोशिश मत कीजिए ना। सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक, एक होता है आपसी सम्मान, एक होता है मर्यादा, और एक होता है एक दूसरे के उसमें उंगली करना, दखल देना। ये जो प्रयास है, कहीं ना कहीं जो बोलते हैं कि हम मिक्स कर दें, देखो मिक्स आप कितना करोगे, हर चीज की मर्यादा है। आप नमक को और शक्कर को एक बना दोगे, एक नया अवयव तैयार हो जाएगा। शक्कर की अपनी मर्यादा है, नमक की अपनी मर्यादा है। तो जो अलग अलग पदार्थ हैं, अलग ठीक उसी प्रकार से अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग समुदायों की अपनी विशेषताएं, अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी खूबसूरतियां हैं। उन अलग अलग समुदायों को एकदम से मिक्स करने की आप लोगों की या जिसकी भी जो सोची समझी रणनीति है, या उसके पीछे जो जहर वाली मानसिकता, मुझे इसमें ये सोच के से ज्यादा कि हम आपसी सामंजस्य बैठा रहे हैं, उस सोच से ज्यादा एक षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है, जिसके अंतर्गत हिंदू लड़कियों को मन में एक समाज विशेष के लड़कों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर डालने की कोशिश है, कि जिससे अहमद आगे जाकर के अहमद देखा रहे, अहमद तो अपना है, तो लड़कियां क्या हो जाएं, धीरे धीरे डाइवर्ट होती जाए। और तीसरी कक्षा की उम्र में इस प्रकार के पत्राचार की, जिसको हमारी उम्र में जब हम पढ़ते थे लव लेटर कहा जाता था, शुद्ध भाषा में लव लेटर कहा जाता था। अब लव लेटर की उम्र क्या होती है? सही बात। और फिर लव किसके बीच में होना चाहिए? समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम नहीं कह रहे, अब हम अपने समाज की अगुवाई करने लगे तो हम कहलाने लगे गोबरपंथी, बोलने लगे। लोग कहते हैं इनके तो
गोबरपंथी नहीं है। हर व्यक्ति ठीक है भैया, आपको भी तो फिर सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? जो गाय के मांस को खाने को हलाल समझते हैं और सुअर के मांस को हराम समझते हैं, वहां क्यों भेद कर रहे हैं? तो जो भेद वाली और मांस क्यों खाना? हम लोग तो उस संस्कृति के जहां पर मांस वाली परंपरा में भी नहीं, जहां पर जिहाद वाली परंपरा में भी नहीं। तो जो एक कहीं ना कहीं ऐसा धड़ा है जो समाज को बुरी तरीके से पॉल्यूट करने में, प्रदूषित करने में लगा हुआ है। हो सकता है लेखक का मनोभाव लिखते समय कुछ अलग रहा हो, और ये जो बात अहमद या रीना की है अचानक आ गया हो, या उस पत्र में मैं चूँकि यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं, जो आपने ये पत्र पढ़ा है, बहुत से लोग देखने वाले ऐसे होंगे जिन्होंने वो पत्र नहीं पढ़ा होगा जी। तो मैं चाहूँगा कि वो पत्र में आखिर क्या उल्लेख था, जैसे कि देखने वालों के जो अंदर के प्रश्न हैं या जो बिल्कुल लेखक के जो मनोभाव हैं, उससे वो भली भांति परिचित हो सके कि आखिर वो पत्र में ऐसा क्या था बिल्कुल जिसकी वजह से आपको ये पीड़ा हुई। बिल्कुल, उसमें सबसे पहला तथ्य तो जो है वो यही है कि एक धर्म विशेष के लड़के को एक धर्म विशेष की लड़की के द्वारा पत्र लिखा गया। धर्म विशेष के लड़के को उसी धर्म के लड़के के द्वारा लिखा जा सकता था। दूसरी आपत्ति ये है, इस उम्र में पत्राचार की जो शैली होती है, वो पत्राचार की शैली लड़की और लड़के के वाली आप भेद मिटाना चाहते हो। उसमें कहीं ना कहीं एक बोलते हैं स्त्री और पुरुष में भेद मिटाना चाहते हैं, तो स्त्री और पुरुष में भेद भाई और बहन के उससे भी तो मिटाया जा सकता था। सही बात। भाई और बहन के भाव से भी तो मिटाया जा सकता था, बुआ और भतीजे के उद्देश्य से भी मिटाया जा सकता था। तीसरी क्लास की बच्ची एक प्रेम पत्र लिखे, ये थोड़ा मित्र, और फिर तुम्हारी उसमें जो सबसे बड़ा कंटेंट आ रहा, तुम्हारी रीना। भाई रीना तुम्हारी कैसे, अहमद की रीना कैसे हो गई? वो प्रेम पत्र जैसे शब्द। हाँ, जो शब्द का प्रयोग किया गया वो अहमद की रीना, तुम्हारी रीना, तो इनको लेकर के आपत्ति है। और जो मुझे आपत्ति है, मुझे नहीं लगता कि कहीं से किसी भी प्रकार से गलत है। आप देखेंगे, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। सुने आप, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। समझदार लोग समझ जाएंगे। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, तुम्हारी रीना। हम सब दोस्तों को, यहां पर एक शब्द में कितनी सातिरता के साथ क्या बुना गया है। और फिर कक्षा 3 में, और फिर अगरतला की रीना का संपर्क दिल्ली के रहने वाले अहमद से, और अहमद से ही क्यों? अहमद कौन से रिश्ते में रीना के पास बैठता है? क्या अहमद को भी उसी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है जिस शिक्षा में हम हिंदुओं के बच्चों को लाया गया है? इधर अहमद के लिए मदरसों वाली शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, और हम हिंदू बच्चों को सामाजिक समरसता की भावना दी जा रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके से फिल्मों में आपने देखा होगा, अधिकांशतः फिल्में ऐसी आती हैं जिसमें ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जिसमें एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। आपने शायद ऐसी फिल्में, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी देखी होगी जिसमें एक मुस्लिम लड़की से मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्रेम करती है। ये तथ्य, ये बात तो बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने वाली है। यह एक जिस तरीके से फिल्मों में एक सोची समझी राजनीति के तहत यह दिखाया गया, तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा के माध्यम से भी कुछ कीड़े डाले जा रहे हैं? बिल्कुल वही कीड़े डाले जा रहे हैं। मिशन अल तकिया एक लोगों का कहीं ना कहीं, मुझे देखो अभी लव जिहाद बस नहीं है इसमें अगर आप गहराई से जाएंगे तो मिशन अल तकिया, एक शब्द से रूबरू होने की जरूरत है देश को। ये मिशन अल तकिया क्या है? आपको धोखे में रखना, और आपको धोखे में रखते हुए पीछे से आपकी पूरी जड़ जोरू जमीन छीन लेना। आप तो हमें बहुत अच्छे दोस्त हो यार, बहुत अच्छे साथी हो यार, क्या करना, और धीरे धीरे हमने आपके घर में बैठना शुरू कर दिया। अरे अहमद को तो रीना, अरे बच्चे दोनों से खेलने दो आपस में, क्या दिक्कत है? और धीरे धीरे आपकी वाइफ को भी डाइवर्ट, अरे भाभी जान क्या दिक्कत है, ऐसा वैसा। और ये भाई लोग क्या कर रहे हैं? तो जो, और घटनाएं मैं नहीं कह रहा, साक्ष्य कह रहे हैं। देखिए ना समाज में, आप हमको सुधारना चाहते हैं, हमको सामाजिक सौहार्द सिखाना चाहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, हर समाज की अपनी मर्यादा है, आप अपनी मर्यादा में रहिए। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, ये कंटेंट जिसने डाला वो शख्स कौन है? उसको एनसीईआरटी को चिन्हित करना चाहिए, कब डाला, क्यों डाला, और अगर सिलेबस से जो चल रहा है आज कहा जा रहा है कि अलग कर दिया, तो क्यों अलग कर दिया? अभी ये घटनाक्रम सामने आने के बाद ही क्यों ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है? कितने साल ये चला, कितने दिनों तक ये चला, और कहां कहां इस प्रकार का कंटेंट है? वो कौन सी टीम है
जो इस प्रकार का सिलेबस मीठा जहर या बहुत इतनी अच्छी सामाजिक सद्भाव की भावना दे रही है? सवाल इस बात का यहाँ नहीं उठता है कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को पत्र लिखा या हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को पत्र लिखे। सवाल ये नहीं है। सवाल इस बात का है कि इस छोटी कच्ची उम्र में बच्चों को आखिर ये क्यों पढ़ाया जाता है। बिल्कुल प्रश्न ये उठता है। तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता है कि जो इस प्रकार सरकारें हैं हमारी या जो शिक्षा संस्थान है या जो शिक्षा के जो मुख्य कर्ता धर्ता है उन पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? बिल्कुल उन पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। शासन पर भी कि इनको ऊपर नजर रखने की जरूरत है। शासन से भी ये अनुरोध है। दूसरी चीज ये है कि देखो प्रत्येक समाज की अपनी मर्यादा है। अगर एक समाज का व्यक्ति दूसरे समाज की मर्यादाओं को ध्वस्त करता नजर आ रहा है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता, मैं क्या, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से मैं फिर बोल रहा हूं कि नमक को आप शक्कर में मिला देंगे नया अवयव तैयार हो जाएगा। वो अवयव जहर है समाज के लिए उपयोगी, ये परीक्षण के बाद ही पता चलता है। जो अवयव तैयार हुए हैं इसके बाद हिंदू और मुस्लिम के मिक्सचर के बाद जो मिक्स ब्रीड जिसको कालांतर में कृष्ण द्वारा वर्ण संकर कहा गया, उस वर्ण संकर ब्रीड से ही संसार को खतरा है। और इस वर्ण संकर ब्रीड ने ही जिसको जो कुछ भी कह लें आप, कोई उसको कम्युनिस्ट कहता है, कोई उसको जिहादी कहता है, कोई उसको कुछ भी कहता है। ये जो वर्ण संकर ब्रीड है यहाँ के इस आपने वही बोलते हैं ना क्रॉस ब्रीड के फल में कुछ तो बड़े खूबसूरत हो जाते हैं और कुछ बड़े अनुपयोगी हो जाते हैं, लेकिन इसके चक्कर में जो मुख्य ब्रीड है वो क्या हो गई, वो खत्म हो गई। आज हमारे जो थाली से मुख्य जो सरसों का तेल आता था वो खत्म हो गया। मतलब जो मुख्य ब्रीड का संरक्षण अगर आपको करना है तो आपको समाज विशेष की एकदम से मैनिपुलेट या इनको मिक्स करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर समाज को, हर सभ्यता को, हर संस्कृति को अपनी संस्कृति के में जीने और उनकी अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार, उनको रास्ता दिखाया जाना चाहिए। सम्मान करो दूसरे का, पर दूसरे में मिक्स होने की कोशिश मत करो या इस प्रकार के षड्यंत्र मत करो कि हम दूसरे की संस्कृति को नष्ट कर दें। इस्लाम की जो संस्कृति सामने आई है यह दूसरे की सभ्यता को खा जाने वाली है और उसी का प्रयास कहीं ना कहीं इस चिट्ठी के द्वारा किया गया है, जो मुझे समझ में आता है। आखिर बार बार हिंदुओं पर ही ऐसे क्यों? क्योंकि हिंदू कहीं ना कहीं सनातनी समाज एक बड़ा हम लोगों को सहिष्णुता सिखाई गई बचपन से ही। अरे अपना है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, लचीलापन, सब कोई को स्वीकार लेते हैं। अपन लोगों के मन में किसी वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा अपनी है। हम लोग इस भाव को जीते तो अपन को कोई दूसरा नहीं लगता। उनको ना तो इस्लाम वाला लगता है, खजुराहो का तो कल्चर आप देख लीजिए, हमको विदेशी भी विदेशी नहीं लगता। शादियां हुई हैं, सब चीजें हुई हैं, ठीक है, क्योंकि हमको कोई बुरे नहीं लगता। लेकिन असल क्या हो गया, हम अपनी जड़ों से डिस्कनेक्ट होते हुए इतनी दूर पहुंच गए कि आज हमारी मूल परंपरा, पूजा परंपरा, सारी चीजें विलुप्त हो गई। तो क्या हमें उस दिशा में जाना चाहिए? क्या हमारे बच्चों को उस दिशा में ले जाया जाना चाहिए षड्यंत्र पूर्वक? स्वाभाविक रूप से कोई घटना, मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा 18, 19, 20 साल के बाद क्या किया जा रहा है, लेकिन 18, 19, 20 तक आते आते हमारी बच्चियों को, अगर अहमद अच्छा है, अहमद से तुम्हारी रीना हो गई है 7 साल की उम्र में, तुम्हारी रीना 7 साल की उम्र में बना दी गई है, 21 साल तक आने के पहले तो 19 साल की उम्र में तो हम हिंदुओं के बच्चे तो कुंवारे मर जाएंगे। भैया इसकी भी तो सोचना पड़ेगा समाज के लोगों को। आज हिंदुओं के कितने बच्चे कुंवारे घूम रहे हैं। हिंदू समाज का जर, जोरू, जमीन तीनों छीनी गई हैं। पहले जर पर कुठाराघात किया गया हिंदू समाज के ऊपर, उनके रोजगार को छीना गया, उनके जातिवाद में लड़ा करके उनके कौशल को छीन करके आज ये सब लोग वहां बैठ चुके हैं। देखो ना, उसको गहराई से समझो ना, कितनी बुरी तरीके से, कितने षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज को तोड़ के, विद्रूपित करके, पूरी तरीके से खोखला करके रख दिया गया है। आज किसी को आप हमारे पास बैठोगे, जब आपके पास जड़ होगा, आपके पास आर्थिक संसाधन पूरे होंगे, आपके अंदर पोषण होगा, आपके पास अच्छा खाने के लिए व्यवस्थाएं होगी, तो आपका मस्तिष्क क्या होगा, सक्रिय होगा। आप जब सक्रिय रहेंगे तो आप अपनी पत्नी के साथ संवाद अच्छे से स्थापित कर पाएंगे, आपका कपल रिलेशन अच्छा होगा, और आपका कपल रिलेशन अच्छा होगा तो आप नई जमीन तैयार कर पाएंगे। स्थिति क्या है, आपको पहले आर्थिक रूप से शोषित कर दिया गया, आपके रोजगार छीन लिए गए, आपकी व्यवस्थाएं, और ये मीठे, यही जो अहमद की रीना बचपन से जो कर दी गई ना, ये यहीं से नहीं, ये बहुत गहराई से काम किया गया है, बहुत सातिलता के साथ। ये तो अब चिन्हित होने लगे, ये मानसिकताएं अब सामने आने लगी हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, एनसीईआरटी का ये सिलेबस करना चालू करने वाले लोग कौन से हैं जिन्होंने ये कहानियां गढ़ी हैं, ये नैरेटिव गढ़े हैं? वो जिस दिन चिन्हित हो जाएंगे, इस देश के सामने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उजागर होगा। ये याद रख लीजिएगा राजू जी। राज्य और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है जी, हिंदूवादी सरकार मानी जाती है। बिल्कुल।
देश और संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार मानी जाती है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि वो मुस्लिमों की विरोधी सरकार है बिल्कुल। या अन्य धर्मों की विरोधी सरकार है, बिल्कुल। लेकिन अधिकांश लोगों की ये मानसिकता होती है कि भाजपा यानी हिंदुत्व वाली पार्टी। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो संघ को नहीं समझे वो भाजपा को कभी नहीं समझ पाएंगे। संघ को समझिए, संघ ने कभी किसी धर्म का बुराई नहीं किया। मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं मानता, लेकिन आज जो नैरेटिव संघ और भाजपा के प्रति खड़े किए जा रहे हैं वो इसलिए आज इसमें मुस्लिम को भी कहो कि ये जोड़ दिया जाए कि भाजपा का मुद्दा है, भाजपा तो लव जिहाद को बढ़ावा देती है, भाजपा तो ये कर, अब भाजपा तो लव जिहाद का विरोध करती है क्योंकि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होगी इसमें भाजपा को फायदा होगा। भाजपा को फायदा से ज्यादा इधर से जो जहर दिया जा रहा है ये कौन दे रहा है भैया? वहां भी भाजपा का आदमी बैठा है क्या? वहां किसका आदमी बैठा है? वहां कौन सा आदमी बैठा है? अफसर जो बने हैं वो भाजपा के बने हैं क्या? और वही अफसर चला रहे हैं ना जो 1990 के बैच के होंगे, 1985 के बैच के होंगे, वही अफसर चला रहे हैं ना शासन को। आज भी वही बैठे हैं ना। क्या निकाल के बाहर कर दिया गया क्या उन अफसरों को शासन ने, भाजपा शासन ने आकर के? तो ये नैरेटिव गढ़ना कि भाजपा हिंदुओं का और उसमें विरोधाभास करती, ये कहीं ना कहीं से वहां भी गलत होता है। लेकिन आज मैं भाजपा के शासनकाल में हमारे सामने इतने बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक विषय है कि भाजपा का 10 साल से शासन केंद्र में है। एनसीईआरटी के ऊपर क्या ये लोग अभी तक वो फिल्टर नहीं लगा पाए कि किस प्रकार का कंटेंट जाना चाहिए? या जो वहाँ जो बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं क्या उनकी इतनी साइकोलॉजी नहीं खुल पाई कि हमको कंटेंट क्या देना चाहिए 7 साल के बच्चों को? तो प्रश्न समझने वाली है। भाजपा और कांग्रेस और अन्य दल उनको सामाजिक मर्यादाओं को मिक्सअप करते हुए क्रॉस ब्रीड बनाने का, मानवता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हर मानवता की, हर सभ्यता, हर समाज, हर संस्कृति की अपनी खूबसूरती है। जो ओरिजिनल टमाटर का बीज होगा और जो क्रॉस ब्रीड होगा, दोनों में अंतर होगा। आप उनको मिक्स करने का प्रयास अगर बचपन से ही कर देंगे, और फिर अगर ब्रीड मिक्स ही करना है तो पुरुष हिंदुओं का क्यों नहीं? यहां पर प्रश्न आता है फिर, क्योंकि हिंदुओं का जो पुरुष होगा वो सहिष्णु समाज की रचना करेगा। मैं फिर यहां पर बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं क्योंकि हमको सहिष्णुता सिखाई गई और उनको कत्ल करना सिखाया गया, बचपन से हलाल करना सिखाया गया, बचपन से बकरों को काटना सिखाया जा रहा है। तो कौन सी सभ्यता इस देश को चाहिए? कौन सी संस्कृति इस देश की है? उसकी हमें रक्षा अगर करनी है तो हिंदुओं की बेटियों को इस तरीके का पाठ मैं बिल्कुल बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हूं। जिस किसी लेखक ने भी उक्त इस कंटेंट को प्रस्तुत किया है पुस्तक के माध्यम से, आप शासन में बैठे हुए लोगों से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं शासन में बैठे हुए लोगों से ये मांग करना चाहता हूं कि पहले तो जिन्होंने ये कंटेंट बनाया है उनको चिन्हित करें, उनको बिल्कुल फिल्टर करके, बिल्कुल समाज के सामने, मीडिया के सामने लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्तर पर उनको चिन्हित करके, लेकिन उनको उस दंड, पहले उनके इंटेंशन को समझिए, बिल्कुल नहीं, बिना इंटेंशन को जाने किसी को अपराध देने की जरूरत नहीं। फिर उनको बताइए कि इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम है अगर ओकेशनली हुआ है। देखो, दंड उसको दो जो अपराधी है, जो इंटेंशनली अपराधी है। निर्दोष को दंड देना यह भी हमारी सनातन सभ्यता का विधान नहीं है। लेकिन अगर दोषी है तो फिर उसको वो कार्रवाई हो, क्योंकि उसने कितनी बच्चियों के दिमाग में वो जहर डाल दिया, जिस जहर के चलते या डाला जा रहा है, जिस जहर के चलते समाज में विद्रूपता आती है, समाज की मूल संस्कृति को क्षरण होता है और समाज की वो संस्कृति पतन की तरफ जाती है, जिस संस्कृति का उत्थान होना चाहिए। ये देखिए ना आप, जो तिरुपति बालाजी वाला इवेंट है, ये क्या है? किसी की सभ्यता और संस्कृति को प्रदूषित करने का प्रयास है, छद्म प्रयास है, चर्बी वाला प्रयास है, कुछ भी। तो ये छद्म प्रयास कितने भारत के उस सनातन सभ्यता के लोगों के साथ चल रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। भाई, पवित्रता क्यों रखनी है, क्या मर्यादा है, संस्कृति की क्या मर्यादा है? आज हमें दुख इस बात का है कि भाजपा का शासन मंदिर तो बनाता जा रहा है, लेकिन उन मंदिरों में पूजा करने वाले नहीं बचेंगे 20 साल बाद। तो क्या मंदिर बचेंगे? वो उन्हीं से तोड़वा दिए जाएंगे जिनके लिए आप मंदिर बना रहे हो। बहुत गहराई से समझने वाला विषय है ये। तो जो हमारे बच्चों को जो डाइवर्ट किया जाए, बच्चियों को खास तौर से, जो मैं बोल रहा हूं कि बेटी बचाओ संस्कृति बचाओ, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, बट बेटी बचाओ, हमारी बेटी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा? उनकी बेटियां बुर्का में चल रही हैं, हमारी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है। हम लोग भी गलत है ना कहीं कहीं लोग, हम लोग भी अपनी बच्चियों को ये सोचते हैं। हमारे यहाँ इतनी स्वतंत्रता थी, हमारे यहाँ जो जितना खुलापन है, इतना खुलापन वहां क्यों नहीं है भाई? हमारी बच्चियां दिखाएं, हमारी बच्चियां प्रदर्शन करें, इनके लड़के उस पर बुरी नजर डालें और यहां से उनको पाठ पढ़ाया जाए। अहमद तो बहुत अच्छा है। तो भाई साहब, प्राकृतिक जो नेचुरल जो अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन और इस प्रकार माइंडसेट होता है, इमोशनल फीडिंग, मैं हमेशा कहता हूं, ब्रेन में जैसा डाटा डाला जाएगा
वैसा ये मोबाइल बजेगा। तो हमारे ब्रेन में डाला जाने वाला डाटा इन किताबों से, बचपन के सिलेबस से निर्धारित होता है। तो जिसने भी ये सिलेबस तैयार किया है उस व्यक्ति को चिन्हित करना, और बचपन के सिलेबस नहीं, बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा पर शासन को बहुत गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। हम देश दुनिया से लड़ लेंगे, इधर हमारी पूरी नस्ल खत्म कर दी जाएगी, वहां पर सबसे बड़ा आघात होगा। जो हिंदू रक्षा का वादा करते हैं उनके बच्चों को ही, आज हम तुम राजीव जी दिन रात मेहनत करते हैं, किसके लिए मेहनत करते हैं? बच्चों के लिए ना। वही बच्चे जब दूसरी तरफ जाकर के बैठ जाए या उनको गुमराह करके आपकी संपत्ति पर पूरा बैठ जाएगा, या आपको क्या पीड़ा होगी? क्या आप सुकून में रहेंगे यहां पर, या यहां से जाने के बाद कष्ट होगा ना? तो ये जो षड्यंत्र हैं इनको बहुत करीने से सहेजने की और उजागर करने की जरूरत है। कुल मिलाकर राघव जी की बातों से यह महसूस हुआ है कि हमें आज के समय में ऐसे कालनेमियों से बचने की आवश्यकता है जो अपने दिमाग का जहर किताबों के माध्यम से घोलकर बच्चों को पिलाना चाहते हैं। आज हम डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ इस विशेष मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की। निश्चित रूप से आप इस बात की गहराई तक जाएंगे, और इस गहराई में जाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी जाति या धर्म को लेकर के नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों से है जिन व्यक्तियों के द्वारा धर्मों में विद्वेष पैदा किया जा रहा है या भेद पैदा किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर दंडित करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश की जो गंगा जमुनी सभ्यता है, संस्कृति है, वो जीवित रहे। और आगे भी हमारा जो नारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही भावना के साथ हमारा देश आगे बढ़े और हमारे बच्चे भी अच्छी मानसिकता के साथ आगे बढ़े। सब भाई भाई एक दूसरे का सम्मान करते हुए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बिल्कुल है, बट जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, आप अपनी सभ्यता की रक्षा करें, हम अपने घर की रक्षा करें, अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभालें। हमारे घर का कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके घर के व्यक्ति को उठा करके हाईजैक ना करे। ये प्रयास करते हुए तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई कोई दिक्कत नहीं है, पर मत बनो कसाई, इतना निवेदन है। और नाक के ऊपर पानी जाएगा वहां मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आहत हूं, और नाक के ऊपर पानी जाएगा फिर बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए हिंदू समाज को। निश्चित रूप से आपकी पीड़ा है और उस पीड़ा से सभी लोग परिचित भी हैं और जायज़ भी है। कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर हम अभी तक इस मुद्दे को जान चुके हैं और समझ चुके हैं। आगे फिर हम किसी अन्य मुद्दे को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।